गुड मॉर्निंग बी ए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम लोग वणिकवाद पढ़ेंगे अब, और वणिकवाद क्या होता है वह समझेंगे। वणिकवाद किस तरह से उदय हुआ इसका यह जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वणिकवाद एक्चुअली कहते किसको हैं। अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय आर्थिक विचारक पढ़ लिए और सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है आर्थिक विचारों के इतिहास का। अब हम वणिकवाद से शुरू करते हैं, और ये बेटे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर बाकायदा फुल लेंथ क्वेश्चन आता है और स्मॉल टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यूरोप में जो प्रचलित आर्थिक विचारक थे या विचार थे, उनको हम लोग 16वीं से 18वीं शताब्दी को उसको हम वणिकवाद कहते हैं। और ये विचार किसी एक व्यक्ति के नहीं होकर अनेक देशों के और अनेक लोगों के विचार थे, अनेक व्यक्तियों के विचार थे। इस विचारधारा को कई नामों से जाना जाता है। जैसे फ्रांस में इस विचारधारा को काल्वर्टवाद कहते हैं। काल्वर्ट कहते हैं। काल्वर्ट एक विचारक हुए हैं, और जर्मनी में इसे कैमरलिज्म कहते हैं। और इसमें नियंत्रित व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था और वणिकवाद आदि नामों से भी इसको पुकारा जाता है। नियंत्रित व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, वणिकवाद आदि नाम से भी इसको पुकारा जाता है। चूँकि इनकी कोई व्यवस्थित विचारधारा नहीं है और ये किसी एक व्यक्ति का और एक केंद्र के विचार के नहीं हैं, तो इस विचारधारा को वणिकवाद ही कहना ज़्यादा उचित है। वणिकवाद में कुशल व्यापारी, प्रशासक तथा व्यापार में रुचि रखने वाले कुछ राजकुमार, प्रिंसेस शामिल होते थे। वणिकवाद में राष्ट्रीय आर्थिक जो प्रभुत्व प्राप्त करने वाले व्यापार एवं वाणिज्य को जो महत्व देते थे, वो जिसमें बहुमूल्य धातुओं को एकत्रित किया जा सके, इस प्रकार के विचारों का महत्व था। और इसीलिए बहुमूल्य धातुवाद नाम से भी इसको जाना जाता है, वणिकवाद को। अधिक स्वर्ण प्राप्त कर अधिक शक्तिशाली बनो, इस प्रकार का विचार रहता था वणिकवादियों का, तो इसलिए बहुमूल्य धातुवाद भी कहते हैं। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लुइस एच हेनरी के शब्दों में वणिकवाद में उन आर्थिक विचारों को समावेशित किया जाता है जो यूरोप के राजनीतिज्ञों में 16वीं से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पाए जाते थे। वणिकवाद को राष्ट्रवाद को जन्म देने तथा प्रोत्साहन देने वाली आर्थिक प्रणाली भी माना जाता है। वणिकवादी विचारक अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर अपने विचार रखते थे, इसलिए वणिकवाद को विश्ववाद के विरुद्ध माना जाता है। तो ये आप वणिकवाद की ये परिभाषा हो गई कि बेसिकली ये बिजनेस क्लास थे ज़्यादातर, और ये नेचुरली वहाँ पर बहुमूल्य धातुओं का महत्व यह लोग जानते थे, तो ये लोग इस चीज़ के लिए करते थे, तो इसलिए बहुमूल्य धातुवाद भी कह दिया जाता है। वणिकवाद के उदय के क्या कारण थे? वणिकवाद को जन्म देने वाले कारणों को अगर हम समझें तो उसमें हम देखेंगे कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो किस प्रकार की रहीं। जैसे वणिकवाद से पहले का काल मध्यकाल कहलाता था, जिसे अंधकार का युग कहा जाता था। ज़मीन पर बड़े बड़े ज़मींदारों का बहुत ज़्यादा अधिकार था, आधिपत्य था, और वो मज़दूरों से खेती करवाते थे, गुलामों से खेती करवाते थे और उनको गुलाम समझते थे और उनका शोषण करते थे। लोगों पर धर्म व पादरियों का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था। पोप केवल धर्म के ही नेता नहीं थे, वरन वे यूरोपीय राजनीतिक व आर्थिक बातों पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते थे। लोगों की आवश्यकताएं कम थी, खेती को ईमानदारी का पेशा माना जाता था। लंदन, पेरिस और ये जो कुछ शहर थे, नीलोन, नेपल्स को छोड़कर बड़े शहर कम थे और उद्योग धंधे भी कम थे।
इसमें अपने घर या दुकान पर कारीगर स्वयं दैनिक वेतन पर कुछ लोगों से उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो ये एक बिजनेस प्रभावित वर्ग था सारा। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप के लोगों के आर्थिक जीवन विशेषकर व्यापार के क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए, जिसमें वणिकवाद का जन्म हुआ, जिसके निम्नलिखित और भी ज़्यादा और ये वाले कारण माने जा सकते हैं। एक तो पुनर्जागरण। 15वीं-16वीं शताब्दी में यूरोप में कला, विज्ञान, साहित्य इन सब का पुनर्जागरण हुआ था। इस युग में लियोनार्डो डा विंसी, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, शेक्सपियर जैसी बहुत ज़्यादा प्रतिभाएं पैदा हुई थी। उनके बहुत ज़बरदस्त उनकी कृतियाँ, उनका सृजन सामने आया था। और जैसे दूरबीन है, घड़ी, छापे खाने और ये कई प्रकार के कुछ ये जो यंत्र हैं उनका आविष्कार। आर्थिक क्षेत्र में भी इन परिवर्तनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और आर्थिक क्षेत्र में पुनर्जागरण वणिकवाद के रूप में उत्पन्न हो गया था। फिर जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। 1600 में पश्चिमी यूरोप की जनसंख्या 6.5 करोड़ के लगभग थी, परंतु बाद में इसमें वृद्धि हुई और जिसके परिणाम स्वरूप एक तरफ तो अधिक मात्रा में श्रम की पूर्ति बढ़ने से मजदूरी सस्ती हो गई और दूसरी तरफ उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने से पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है वो ऊँची रहती थी, जिससे निवेशक अधिक निवेश करने को लालायित रहते थे। उस समय जनसंख्या बढ़ने से उद्योग व व्यापार का विकास भी हुआ तथा व्यापारी वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई। फिर एक कारण था धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार में कैथोलिक चर्च की विचारधारा के विरोध में प्रोटेस्टेंट चर्च का उदय हो गया था और पोप का महत्व थोड़ा सा कम होने लगा था। कैथोलिक चर्च आवश्यकताओं को कम करने और संयम रखने तथा ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने की सीख देते थे। मतलब एथिक्स के ऊपर, नीति के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा थी। वहीं प्रोटेस्टेंट आवश्यकताओं को बढ़ाने की बात करते थे और संपत्ति को संचय तथा मुद्रा प्रेम की बात करते थे। लोगों को प्रोटेस्टेंटों की बात अधिक अच्छी लगती थी और मैकियावेली ने राजनीति को धर्म व नैतिकता से मुक्त करने का विचार भी प्रस्तुत किया था। तो सम्राट हेनरी अष्टम ने राज्य के शासक के साथ अपने को धर्म का नेता भी घोषित कर दिया और प्रोटेस्टेंट चर्च को मान्यता दे दी। इस धार्मिक क्रांति का लोगों के आर्थिक विचारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। लोग सोना, चांदी, व्यापार, मुनाफा, ब्याज आदि को उचित मानने लग गए थे। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि व्यापार एवं वणिकवाद का विकास संभव हो गया। तो ये व्यापार से रिलेटेड हो गया वणिकवाद, जो मैं आपको यही बता रही थी। फिर एक कारण और था कि मौद्रिक तथा औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थापना हो गई थी। इस युग में वस्तु विनिमय समाप्त हो रहा था तथा मुद्रा आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था विकसित हो रही थी। उद्योग तथा व्यापार का विकास मौद्रिक अर्थव्यवस्था में ही हो सकता था, इसलिए बड़ी मात्रा में सोने, चांदी की आवश्यकता हो गई। इस समस्या पर वणिकवादियों ने विचार किया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के युग में ही ग्रेशम का यह नियम भी प्रचलित हुआ कि खराब सिक्के अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। आप सबको मालूम है ग्रेशम का नियम कि खराब सिक्के, खोटा सिक्का जो है अच्छे सिक्के को प्रचलन से बाहर कर देता है, ये ग्रेशम्स लॉ कहलाता है। तो यह भी उसी समय प्रचलित हुआ था और महारानी ने अपने सिक्कों में सुधार करके व्यापार व उद्योगों के विकास को बढ़ाने में सहायता की थी। तो यह भी एक कारण हो गया कि मौद्रिक एवं औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थापना हो गई थी। फिर इसमें वणिकवाद के उदय के कारणों में एक और है, जैसे राजनीतिक कारण भी हैं। मैंने आपको बताया जैसे वो क्रांति हो गई, इसी प्रकार मतलब बौद्धिक क्रांति भी हुई थी इसमें, जिसमें राजनीतिक क्रांति भी देखने को मिलती है। इंग्लैंड के सम्राट जो थे हेनरी सप्तम और फ्रांस के में सम्राट थे लुई 11वें, तो इन्होंने यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण कर लिया था। इसके बाद पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, इंग्लैंड
और रूस के राज्यों की स्थापना हो गई और फिर ज़मींदारों का महत्व घटने लग गया था। तो राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र बढ़ने से वस्तुओं की मांग पहले की तुलना में बढ़ी और एवं शांति व सुरक्षा बढ़ने से भी व्यापार थोड़ा सा सुदृढ़ हुआ, उद्योगों का भी विकास हो गया। तो इससे वणिकवाद को नई ताकत मिल गई, नई शक्ति मिल गई। फिर एक कारण है यातायात साधनों की प्रगति एवं देशों की खोज। तो जब इस तरह के विकास हो रहे थे तो यातायात साधनों की भी प्रगति हुई और नए देशों की खोज भी हुई समुद्री मार्गों का पता चलने पर वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली, कुक ने ऑस्ट्रेलिया की कर ली, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। इससे विदेशी व्यापार के नए युग का सूत्रपात हो गया और वणिकवादियों ने इसे धन अर्जन की नवीन विधियों पर भी सोचना आरंभ कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके कारण ये वणिकवाद जो है उभरा। और प्रमुख वणिकवादी कौन थे? सर थॉमस मन जो थे वो प्रमुख वणिकवादी माने जाते हैं, जिनका कार्यकाल था 1571 से 1641 तक। ये स्वयं एक व्यापारी थे और तत्कालीन ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों पर इनका बड़ा प्रभाव था। ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक भी थे। इनके द्वारा लिखित पुस्तक इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड में मिलते हैं। इस पुस्तक को वणिकवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पुस्तक को वणिकवादी का प्रतिनिधि माना जाता है, तो उसका नाम है इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड। इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड। और इसके राइटर कौन हो गए? सर थॉमस मन। तो इस पुस्तक को वणिकवाद का प्रतिनिधि माना जाता है। इस पुस्तक का मूल सिद्धांत इस कथन में मिलता है कि अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें विदेशियों को अधिक माल बेचना चाहिए। तो ये एक्सपोर्ट पर ज़्यादा जोर देते हैं और उनसे कम माल लेना चाहिए। और अर्थात थॉमस मन अनुकूल व्यापार के पक्ष में थे। ये करों में कमी के हिमायती थे तथा बहुमूल्य धातुओं के संग्रह को ये अच्छा मानते थे। तो ये थॉमस मन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि उनके क्या विचार थे। फिर है जॉन लॉक का नाम अर्थशास्त्र की अपेक्षा दर्शन के क्षेत्र में ज़्यादा लिया जाता है और इनके जो आर्थिक विचार प्रकाशित हुए हैं उनके निबंध का नाम है ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये व्यक्तिगत संपत्ति में बहुत विश्वास रखते थे और ये मुद्रा केवल विनिमय का कार्य करती है ऐसा मानते थे और मुद्रा का मूल्य कल्पित है ये मानते थे और वे अनुकूल व्यापार संतुलन के पक्ष में थे। तो इनका भी यही था कि वे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए। एक विचारक थे डेविड ह्यूम, वो भी वणिकवादी विचारक माने जाते हैं। डेविड ह्यूम जो थे वो भी एक दार्शनिक थे और मुद्रा, ब्याज, व्यापार संतुलन, व्यापार आदि पर इनके बहुत ज़्यादा विचार प्रकाशित हुए और पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस नाम के निबंध में इन्होंने अपने इन विचारों को दिया था, पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस। और इनके अनुसार उद्योग, कला, व्यापार ये राजा की शक्ति को बढ़ाते हैं और प्रजा की खुशहाली को भी बढ़ाते हैं। उन्होंने मुक्त व्यापार के गुणों की चर्चा की है। ह्यूम के अनुसार अनुकूल व्यापार देश में सोना चांदी लाता है, इसलिए अनुकूल व्यापार ही होना चाहिए। लाभ की मात्रा बढ़ने से उद्योग व उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है, ऐसा ये मानते थे। फिर सर विलियम पैटी जो थे वो वह एक अर्थशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, संगीतज्ञ तथा चिकित्सक, इन सभी कुछ इनको कहा जा सकता है। और इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम गणित का प्रयोग किया और इन्हें गणितवादी अर्थशास्त्री का जन्मदाता माना जाता है। पॉलिटिकल अरिथमेटिक नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। वे सोने चांदी को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और अनुकूल व्यापार संतुलन के पक्ष में थे। निर्यातों पर करों के बहुत विरोधी थे और मूल्य के श्रम सिद्धांत के पक्ष में उनका यह कथन संकेत करता है कि किसी वस्तु के निर्माण में जितना अधिक श्रम लगता है उसी अनुपात में उसका मूल्य बढ़ता है। वे ब्याज के विरोध में नहीं थे।
आज हम 4 अर्थशास्त्री के बारे में पढ़ रहे हैं, वणिकवादी। बाकी शेष हम बाद में करते हैं, जिसमें रिचर्ड कैटलिन, सर जेम्स स्टुअर्ट, पांचवा और छठा भी कर लेते हैं वैसे हम, क्योंकि ये 2 और हैं। तो ये रिचर्ड कैटलिन जो थे वो उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, पर इनका ज़्यादा समय फ्रांस में बीता था और उन पर इनका उसका ज़्यादा प्रभाव था फ्रांस के एरिया का। 1680 से 1734 तक का इनका वर्ष है। इन्होंने मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय विनिमय, विदेशी व्यापार, जनसंख्या पर बहुत अपने विचार प्रस्तुत किए और वे अनुकूल व्यापार के पक्षधर थे। आर्थिक शक्ति का प्रतीक मानते थे अगर अनुकूल व्यापार है तो, और आंतरिक मूल्य तथा बाजार मूल्य में अंतर करते थे। और मुद्रा के चलन वेग, मुद्रा प्रसार तथा मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का भी इन्होंने वर्णन किया। आप इस चीज़ का ध्यान रख लें, मुद्रा के चलन वेग, मुद्रा प्रसार तथा मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का भी इन्होंने वर्णन किया था रिचर्ड कैटिलन ने। फिर सर जेम्स स्टुअर्ट थे। जेम्स स्टुअर्ट जो है, इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1767 में प्रकाशित हुई है। इन्होंने लाभ, मूल्य सिद्धांत, भुगतान संतुलन, श्रम आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये प्रमुख ये वणिकवादी विचारक हैं जिनका मैंने आपको उल्लेख किया है। और ये शॉर्ट नोट्स में आता है बच्चों, ये स्टूडेंट्स, ये कई बार शॉर्ट नोट्स में आता है 4th, जो कि और इसके अलावा इनके बारे में वणिकवादी के ऊपर पूरा का पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करें, और अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन पेपर भी बनाया है, उसको भी आप इसको हल करें, उस असाइनमेंट को करके मुझे दें। थैंक यू सो मच। अपन नेक्स्ट बाकी सारे वणिकवाद विचार के बारे में नेक्स्ट क्लास में करते हैं, उसके बाद हम प्रकृतिवाद शुरू कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।